आज की जो हमारी क्लास रहेगी BHIC 131 भारत का इतिहास, ठीक है? प्राचीन काल से लेकर के 300 तक आपका ये रहने वाला है, ठीक है? अगर मैं इस बुक की बात करूँ, इससे पहले मैंने एक क्लास पढ़ा रखी है, आप लोग जाकर के इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको 6 5-6 चैप्टर मैंने पढ़ा रखे थे। अब ये दूसरा वीडियो है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये दूसरी क्लास है, इससे पहले भी मैंने एक क्लास में आपको बताया था। तो आज हम लोग इस जो क्लास में पढ़ेंगे 5वाँ चैप्टर यानी पूरी हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे, साथ में 15वां चैप्टर या 10वां चैप्टर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर जो बचे हुए हैं उनको मैं करवाने वाला हूँ। देखिएगा हमारा जो 5वां चैप्टर क्या है, हड़प्पा सभ्यता, कालानुक्रम, भौगोलिक विस्तार, ह्रास और विघटन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का युग क्या है, इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक विशेषताएँ क्या हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और आरंभिक हड़प्पा स्थल कौन-कौन से हैं? और हड़प्पा सभ्यता का ह्रास यानी पतन किस प्रकार से हो गया है? ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है? तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग देखें कि जो आप बात करें हड़प्पा सभ्यता का युग क्या देखिएगा, पुरातात्विक वेताओं से यह पता लगाने के लिए बस्तियाँ कितनी पुरानी हैं, अलग-अलग तरीके अपनाते हैं। देखो भई, अगर हम लोग बात करें जो पुरातात्विक वेता हैं, यानी जो लोग खुदाई-वुदाई करते हैं या उससे संबंधित जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं, उनको बोलते हैं पुरातात्विक वेता, ठीक है? वो लोग जैसे हड़प्पा सभ्यता की बात करें, तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले यही पता लगाया जा रहा है कि वो भैया कितनी पुरानी है। अब यह मार्शल के उस मत की जांच करेगा जिसमें उन्होंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता 5000 वर्ष पुरानी है। हड़प्पा सभ्यता भैया कितनी पुरानी है? 5000 वर्ष पुरानी है। कंगनम इसे सभ्यता का 1000 वर्ष पुरानी मानते हैं। मार्शल ने पता लगा कि हड़प्पा में मिली मोहरें, ठप्पे, लिखित मोहरें, कलाकृतियां उनसे बिल्कुल भिन्न हैं। जिससे विद्वान पहले ही अपरिचित थे। यानी अगर देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता कितनी पुरानी है, इसको लेकर के बहुत सारी बातें की जाती हैं, जो बाद के समय की थी। इस प्रकार सिंधु में मोहनजोदड़ो नामक एक स्थान से इसी प्रकार के तथ्य सामने आए। मोहनजोदड़ो में प्राचीन बस्तियां कुषाण युग से संबंधित बौद्ध विहार के नीचे दबी हुई पाई गई हैं। यह पाया गया है कि यदि उसमें प्राचीन काल में कोई मकान किसी कारणवश नष्ट हो गया था, तो लोग आमतौर पर उस मकान की ईंट गारे का चबूतरा तैयार करने के लिए प्रयोग करते थे। इसको कहा गया हड़प्पा सभ्यता में जो नीचे से भैया जो मलबा मिला है, उसमें बता रहा कि अगर कोई घर-वर गिर जाता था, जो उसकी ईंटें-ऊँटें होती थी, ये लोग क्या कर लेते थे, उसको यूज़ कर लेते थे। ठीक है? अगर बात करें, इसलिए यदि कोई पुरातात्विकता किसी क्षेत्र की खुदाई करता है, तो किसी मकान के नीचे दूसरे मकान के अवशेष मिलते हैं, तो वह पता लगाया जा सकता है कि वह नीचे वाला मकान ऊपर वाले मकान से कितना पुराना है। जैसे भैया कह रहे हैं कि जैसे कोई मकान गिर गया, कोई मकान था, तो उसी के ऊपर मकान बन गया, फिर वो मकान गिर गया, फिर उसके ऊपर मकान बन गया। और जब खुदाई की जाती, मान लो तुमने भैया एक मकान की खुदाई की, तो एक मकान की खुदाई करने के बाद अगर आप लोग देखेंगे, तो जब हमें दूसरा मकान मिलता है, ठीक है? तो एक मकान मिला, आपने उसकी खुदाई की, फिर पता चला भैया उसके नीचे भी मकान है। तो इससे सारी चीज़ों से क्या हो रहा कि एक प्रकार से पता लगाया जाता कि भई जो ऊपर वाला मकान है, वो नीचे वाले मकान से कितना पुराना है, ठीक है? इस प्रकार मार्शल यह पता लगा सकता है कि बौद्ध विहार के नीचे जो मकान थे, वो अवश्य ही कुषाण काल से पहले के होंगे। इसके बाद यह बात का भी प्रमाण मिल गया है कि बस्तियों में रहने वाले लोग लोहे का प्रयोग नहीं जानते थे। भैया हड़प्पा सभ्यता में अगर आप देखोगे, तो जो यहाँ के लोग हैं, लोहे का प्रयोग नहीं जानते थे या लोहे का प्रयोग नहीं होता था। आज भाई मेरे कि हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई हुई उससे पता चला कि लोग लोहे का प्रयोग नहीं जानते थे। इसका अर्थ यह हुआ कि ये शहर उस युग में बने थे जब लोगों को लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। यानी हड़प्पा सभ्यता में जो भी खुदाई हुई है, उस खुदाई में लोहे की कोई चीज़ नहीं मिली है। इससे पता चलता है कि यहाँ पर लोहे का प्रयोग नहीं होता था। दूसरा क्या पता चला कि भाई ये लोग वो सभ्यता है जहाँ पर लोहे के लोग प्रयोग के यूज़ के बारे में नहीं जानते थे। लोहे का प्रयोग दूसरी शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ। जब मार्शल ने अपनी खोजों द्वारा प्राप्त जानकारी को प्रकाशित किया, तो कुछ लेखकों को मेसोपोटामिया में ऐसी वस्तुएं मिली जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की देखोगे कि जब
मोसोपोटामिया में ऐसी वस्तुएँ मिलती हैं जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से काफ़ी मिलती-जुलती थी। कहने का मतलब क्या है कि मोसोपोटामिया की सभ्यता और हड़प्पा की सभ्यता में एक प्रकार से कह सकते हो कि व्यापार होने के साक्ष्य यानी सबूत जो है हम लोगों को मिलते हैं। मोसोपोटामिया की शहर की तीसरी शताब्दी के उत्तरार्ध में आरंभ अस्तित्व में आया है। इस प्रकार मोसोपोटामिया के प्राचीन शहरों में हड़प्पा सभ्यता की कोई वस्तु मिल जाती थी, तो इससे यह पता चलता कि हड़प्पा के निवासी मोसोपोटामिया के निवासी के समकालीन हैं उनके। देखो एक बात बताओ भाई, मोसोपोटामिया की सभ्यता में जब हड़प्पा सभ्यता का कोई वस्तु मिलती है, तो इससे पता चलता कि भाई मेरे मोसोपोटामिया के लोग हड़प्पा सभ्यता के समय के लोग रहेंगे। इससे ये भी प्रकार की जानकारी हम लोगों को प्राप्त होती है। इन साक्ष्यों से विद्वानों यह पता लगा सकते हैं कि स्थानीय लोगों और कंगनम जैसे निष्कर्ष गलत थे। मार्शल द्वारा प्रतिपादित हड़प्पा के कालक्रम में रेडियो कार्बन डेटिंग और काल निर्धारण के तरीके से समर्थन मिला है। देखो देखो हड़प्पा सभ्यता कितनी पुरानी है। देखो कोई भी चीज भैया कितनी पुरानी, इसके लिए एक वैज्ञानिक तकनीक है जिसको बोला जाता है कार्बन सी। तो उसी कार्बन सी के जरिए पता लगाया गया कि हड़प्पा सभ्यता कितनी पुरानी है कहा गया है, ठीक है। इसलिए विद्वान हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृति के लिए निम्नलिखित कालक्रम मानते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता को क्या माना जाता है कि यह सभ्यता भैया 5500 बीसीई से लगभग 3500 बीसी के तक नवपाषाण युग के बाद की जाता है और 3500 बीसी से लेकर के 2600 बीसी तक आरंभिक हड़प्पा काल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इस काल में पहा ठीक है, पहाड़ों, मैदानों बहुत सी बस्तियां स्थापित हुई। इस समय गांव सबसे अधिक संख्या में आबाद हुए। तांबा, चाक, हल्का प्रयोग किया गया। इस प्रकार के मिट्टी के अद्भुत बर्तन बनाए जाते थे, जिनसे कई क्षेत्रीय परंपराओं का आरंभ का पता चला। अन्न भंडार, ऊंची-ऊंची दीवारें, सुदूर व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है? सिंधु घाटी में मिट्टी के बर्तन की एक रूपता के प्रमाण मिलते हैं। इसके साथ-साथ पीतल, कुबड़ वाले बैल, शेषनाग, सिंगदार देवता के भी प्रमाण हम लोगों को मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं भाई? आरंभिक हड़प्पा काल से। और आरंभिक हड़प्पा काल क्या है? 3500 से लेकर के 2600 तक के बीच पाया जाता है। अगला देखिएगा, 2600 से लेकर के 1800 तक की बात करें तो पूर्ण विकसित हड़प्पा युग है। कब से? 2600 से लेकर के 1800 बीसी तक अगर मैं बात कहूँ तो पूर्ण विकसित हड़प्पा काल कहा जाता है। बड़े शहरों का उदय हुआ, समान आकार वाली ईंटें, तोलने के बाट, मुहरे, मानक मिट्टी के बर्तन, नियोजित शहर, दूर-दूर स्थानों पर व्यापार यहाँ पर पाया जाता है। 1800 बीसी के आगे क्या? उत्तर हड़प्पा काल कहा जाता है। इस समय धीरे-धीरे हड़प्पा जो शहर थे, वह खाली होते चले गए और यहीं से कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता का जो धीरे-धीरे हम लोगों को पतन दिखाई देता है या पड़ता है। अब देखो, इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? देखो, हड़प्पा की खोज के बाद अब तक सबसे अब तक लगभग 1000 बस्तियां खोजी जा चुकी हैं। भैया सबसे देखो किसी भी सभ्यता की अगर खुदाई की जाती है तो उसमें पहला जो स्थल मिलता है उसी के नाम से उस पूरी सभ्यता का नाम पड़ जाता है। इसलिए हड़प्पा खुदाई में सबसे पहले मिला था, इसलिए इस पूरी सभ्यता का नाम ही क्या रख दिया गया? हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। ठीक है, तो कह रहे भैया कि हड़प्पा की खोज के बाद अगर हम लोग बात करें तो अभी तक 1000 से ज्यादा साइट्स मिल चुकी हैं, स्थल मिल चुके हैं। विद्वान इसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि शुरू में बहुत सी बस्तियां सिंधु घाटी और उसकी सहायक नदियों के मैदानों के पास। देखो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में ज्यादातर जो चीजें हैं, जो साइट्स हैं यानी जो स्थल हैं, वो सिंधु नदी के आसपास या सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं उनके किनारे पाए गए हैं। पुरातात्विक इसे हड़प्पा सभ्यता कहना पसंद करते हैं। यानी जो इतिहासकार हैं वो इसको क्या कहते हैं भैया? हड़प्पा सभ्यता ही कहना पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि पुरातात्विक विज्ञान में यह परंपरा है कि जब किसी प्राचीन संस्कृति का वर्णन किया जाता है, देखो जब किसी प्राचीन संस्कृति या प्राचीन सभ्यता की हम लोग बात करते हैं तो उसमें जो सबसे आधुनिक आधुनिक नाम पर उस संस्कृति का नाम रखा जाता है, वह उसके अस्तित्व का पता चलता है। देखो भाई, खुदाई में सबसे पहला स्थल मिला हड़प्पा, हड़प्पा मिला। इसलिए इस पूरी संस्कृति का नाम ही क्या रख दिया गया? हड़प्पा सभ्यता पड़ा। यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि किसी भी सभ्यता में जब खुदाई की जाती है तो उसका जो पहला स्थल मिलता है उसी के नाम से। देखो पहला सबसे पहले भैया हड़प्पा मिला तो पूरी सभ्यता का नाम हड़प्पा रख दिया। और हड़प्पा सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा? सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि ज्यादातर हड़प्पा
कि जो खुद हड़प्पा की बात करें या हड़प्पा सभ्यता में और भी जो स्थल हैं, वो ज़्यादातर सिंधु नदी या सिंधु की सहायक नदियों के आस-पास मिले। इसलिए इसको अगर आप देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोला गया, क्योंकि यह जो हड़प्पा सभ्यता है पूरी तरह से सिंधु नदी के किनारे बसी है। इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी हम लोग यहाँ पर कहना क्या कहते हैं, ज़्यादातर पसंद करते हैं। ठीक है? अगला देखिए इसकी भौगोलिक विशेषता क्या है? अगर मैं बात करूँ सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, इसकी भौगोलिक विशेषता क्या देखिएगा, आज पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र थे। क्या? आज का जो पाकिस्तान है और उत्तर-पश्चिम भारत का जो क्षेत्र है, हमारे जो उत्तर-पश्चिम का जो क्षेत्र है, ये खास तौर से भैया राजस्थान के इलाके और मैं बात करूँ अगर आप देखें हिमाचल, कश्मीर और पाकिस्तान, ये पूरा जो इलाका है अगर आप इस लाइन की बात करेंगे, तो यहीं पर भैया हड़प्पा सभ्यता फैली हुई है। इस क्षेत्र में सूखा रहता था, हड़प्पा सभ्यता क्या रही वो क्षेत्र क्या थोड़ा सूखा रहता था। वर्षा बहुत कम होती थी, फिर भी इन क्षेत्रों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं। पंजाब और सिंधु के क्षेत्र सिंधु नदी के कछारी मैदान की प्रधानता है। इस प्रकार बलूचिस्तान के क्षेत्र में विशेषता कि यहाँ दूरगामी चट्टानी पहाड़ियाँ हैं। अगर हम लोग बलूचिस्तान की बात करें, क्योंकि देखो पूरा पंजाब, अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान, कश्मीर, ठीक है? हिमाचल, मैं थोड़ा बोल रहा हूँ हिमाचल, हल्का-सा यूपी का एरिया ले लीजिए, दिल्ली या राजस्थान, ये जो पूरा इलाका है, ज़्यादातर जो हड़प्पा सभ्यता है, यहीं तक फैली हुई है और पूरा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के कुछ महत्वपूर्ण इलाके, ये पूरा हड़प्पा सभ्यता है। ये क्या इसकी एक प्रकार की भौगोलिक आकृति है, ज्योग्राफिक कंडीशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? देखो, पूर्वी बलूचिस्तान से घाटियों की तलहटी से अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ खेती होती होगी। तो हड़प्पा सभ्यता में भौगोलिक आकृति से पता चला भैया कि हड़प्पा सभ्यता में खेती भी होती रही होगी। इस क्षेत्र में पशुचारी और खानाबदोशी जातियां रहती थी। अगर आप देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता में लोग कैसे रहते थे भैया, पशुचारी यानी अपने जानवरों को चराते थे। क्या ये लोग क्या करते थे, अपने जानवरों को चराते थे। पशुचारी मतलब एक प्रकार से पशुपालक समाज है, जानवरों को चलाने वाला समाज है। और खानाबदोश जातियां रहती थी। खानाबदोश क्या होते हैं भैया, जिनका कोई घर नहीं होता है, वह लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। ये पशुचारी खानाबदोश जातियां अपने पशुओं के लिए चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती रहती हैं। पशुचारी क्या होते हैं, ये लोग क्या होते हैं, एक प्रकार से ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है, इनका भ्रमण होता रहता है। ये लोग जाते ही रहते हैं, ठीक है? अगर हम लोग बात करें, ठीक है? इनका जाना रहता है। वह सीमांत क्षेत्र जो सिंधु मैदान में जा मिले हैं, ठीक है? पूर्व ईरानी पठार का विस्तार है। इन पहाड़ियों में जैसे अगर आप देखोगे तो कई प्रकार के दर्रे बन गए हैं। खानाबदोश, व्यापारी, योद्धा, विभिन्न लोगों के आने-जाने का मार्ग बन गया था। खास तौर से जैसे देखो एक चीज़ बता दूँ, कोई भी जो नदी होती है ना, जो नदी थी, नदी कुछ समय के बाद भैया अपना वो छोड़ देती है, रास्ता छोड़ देती है। और जब नदी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो रास्ता बन जाता है। तो रास्ता के लिए यूज़ किया जाता है। एक तरफ बलूचिस्तान के ऊपरी भागों में लोग सिंधु नदी के मैदानों में बसने लगे, तो दूसरी तरफ ईरान के रहने वाले लोग कह सकते हैं अंतर संबंध इस भौगोलिक विशेषता से जुड़ा प्रतीत होते हैं। हड़प्पा सभ्यता में जलवायु और पहाड़, नदियाँ तथा ईरान, इराकी सीमांत प्रदेशों में जलवायु, प्राकृतिक परिदृश्य समानता होने के कारण विद्वान यह अनुमान लगाते हैं कि इस क्षेत्र में कृषि समुदाय मोटे तौर पर एक ही काल में, देखो अगर हम बात करें ईरान में और हड़प्पा की बात करें, तो यहाँ पर जो कृषक समुदाय है या जो मोटे तौर पर कह सकते हैं एक ही समुदाय के लोग रहे होंगे। ईरान और इराक में खेती-बाड़ी का आरंभ लगभग आ 8 8 8000 बीसी में हुआ है। अब ये हम जानने की कोशिश करेंगे सिंधु के आस-पास क्षेत्रों में खेती के शुरुआत के विषय में क्या प्रमाण है। देखो, हड़प्पा सभ्यता में अगर सिंधु घाटी में बात करोगे तो यहाँ पर हम लोगों को खेती करने के भी प्रमाण मिलते हैं और यहाँ पर बस्तियाँ-वस्तियाँ कैसी थी इसके भी हमें क्या कहते हैं, सारे सबूत और सारे साक्ष्य मिलते हैं। अब देखो, आरंभिक हड़प्पा काल क्या है? अब देखो, सबसे पहले देखा अब हम आरंभिक हड़प्पा काल के उदय की कुछ बस्तियों की समीक्षा करेंगे। विभिन्न विद्वान इसे आरंभिक हड़प्पा काल कहते हैं क्योंकि उनका विश्वास है यह हड़प्पा सभ्यता के निर्माण युग में सांस्कृतिक एकता का प्रमाण है। सबसे पहले जैसे अफ़गानिस्तान, दक्षिणी अफ़गानिस्तान में खास तौर से मुंडीक नाम का स्थान है, इसको आरंभिक हड़प्पा काल के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेटा घाटी, क्या है? क्वेटा घाटी, जो इसको माना जाता है। तीसरा भैया दक्षिणी बलूचिस्तान, देखो ये हड़प्पा की शुरुआत में स्थल मिले, साइट्स मिले, बलूचिस्तान।
सिंधु क्षेत्र, देखो सिंधु जो है, जो सिंधु नदी है और सिंधु के आस-पास के लेता है इलाका है, वो सारा सिंधु क्षेत्र भी कह सकते हैं आरंभिक हड़प्पा काल के रूप में हम लोग इसको मेहरगढ़, मेहरगढ़ इम्पोर्टेंट है। देखो, इससे पहले हम मेहरगढ़ स्थल के बारे में बता चुके हैं। हड़प्पा के शहरीकरण के पूर्वोत्तरी काल में मेहरगढ़ लोगों लोगों ने एक संपन्न उपनगर बसाया था। वह पत्थर के कई प्रकार की मालाएँ बनाते थे, वह कीमती पत्थर की मणि का प्रयोग करते थे। वह लोग मध्य एशिया से क्षेत्र में पाए जाते थे। बहुत सी मोहरें, ठप्पे का भी पता चला है। आपसी लेन-देन का यहाँ प्रयोग, मोहरों का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता था। मेहरगढ़ के मेहरों का प्रयोग संभवतः व्यापार के लिए दूर-दराज की चीज़ों को भेजने के लिए करते थे। मिट्टी के बर्तन की डिज़ाइन, मिट्टी की मूर्तियाँ, तांबे, पत्थर की वस्तुओं से पता चला कि इन लोगों को ईरान के निकटवर्ती नगरों के घनिष्ठ संबंध था। मेहरगढ़ के लोगों द्वारा प्रयोग किए गए अधिकतर मिट्टी के बर्तन क्वेटा घाटी और बस्तियों से बर्तन मिले हैं। इसके अतिरिक्त मिट्टी के बर्तन, स्त्रियों की बहुत सी मूर्तियाँ मिली हैं। वह झोब घाटी में पाई गई। देखो एक चीज़ बताऊँ, ये जो मेहरगढ़ के बारे में पूछा है, मेहरगढ़ पेपर में आ सकता है। अगर मेहरगढ़ आएगा तो फिर वो 10 नंबर में ही आता है। मेहरगढ़ की बात करूँ, मेहरगढ़ इम्पोर्टेंट हो सकता है। दूसरा और मुझे लगता नहीं, जैसे पंजाब और बहावापुर जो है, ये भी आरंभिक हड़प्पा काल की साइट्स हैं, आरंभिक जैसे कालीबंगा, कालीबंगा आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, कालीबंगा आपसे पूछा जा सकता है। और जो कालीबंगा जैसी चीज़ें आएँगी, फिर ये 10 नंबर में एग्ज़ाम में पूछेगा। चाहे मेहरगढ़ हो और चाहे कालीबंगा की बात करें, ये दोनों चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ। अगर दोनों ही अगर पेपर में आ रहा है, तो ऐसे ही इसको ख़ास तौर से आता है, ठीक है? जैसे कालीबंगा की जैसे मैं बात करूँ, देखिएगा, उत्तरी राजस्थान के कालीबंगा स्थान पर आरंभिक हड़प्पा काल के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पर लोग कच्ची ईंटों के मकान में रहते थे। इन कच्ची ईंटों का मकान का आकार होता था, वह बस्तियाँ के चारों तरफ दीवार बनाते थे। यानी कालीबंगा में अगर देखोगे तो लोग कच्ची ईंटों के मकान होते उसमें रहते थे और कच्ची ईंटों का बनाकर के लोग रहते। इन लोगों द्वारा प्रयुक्त मिट्टी के बर्तन का आकार व डिज़ाइन दूसरे क्षेत्रों के बर्तनों के आकार से डिज़ाइन से अलग है। यानी भैया, कालीबंगा के लोग जैसे मिट्टी का बर्तन यूज़ करते थे, बाकी जो लोग हैं उनके उनसे थोड़ा अलग हम लोगों को मिलता है, अगर बात करें। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण खोज है कि जोते हुए खेत का तल मिला है यहाँ पर। इससे सिद्ध होता कि उस समय भी किसान हल के बारे में प्रयोग से जानते थे। कालीबंगा से ही पता चला कि ये लोग हल का भी प्रयोग करते थे। पुराने हालत में किसान केवल बीज छींट करके, बो करके खेती की खुदाई देखो यहाँ पर खुदाई के लिए फावड़े, कुदाली का प्रयोग करते थे। हल से कोई भी व्यक्ति बहुत कम मेहनत करके अधिक से अधिक गहरी खुदाई कर सकता है। इसलिए इसे खेती का उन्नत औजार समझा गया। इसमें खाद्य उत्पादन की शक्ति बढ़ाए। यानी कालीबंगा में देखोगे तो भैया 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट है। लोग मिट्टी यानी कच्ची ईंटों के मकान बना के रहते थे, कच्ची ईंटों के बारे में जानते थे। दूसरा क्या, यहाँ पर खेती करने के परिणाम, क्योंकि यहाँ से जो हल मिला है या जो फावड़ा मिला है, कुदाली मिली है, इससे पता चलता है कि ये लोग खेती करते थे और यहाँ पर खेती बढ़िया थी और खाद्य उत्पादन ये बढ़ाने की चीज़ें प्रमाण मिलता है ना, ये खाली औज़ार मिलते हैं, इन औज़ारों से पता चला है। देखो ये इसमें बहुत सारा फ़ोटो भी इन लोगों ने बना रखा है। तो हड़प्पा देखो, अब बात करें जैसे हड़प्पा का अगला जैसे क्वेश्चन पूछेगा, हड़प्पा का ह्रास क्यों हुआ? बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर बात करूँ, जब इग्नू में पहली बार एग्ज़ाम हुआ था जी, क्योंकि जब नई किताब लॉन्च हुई थी, तो वहाँ पर क्वेश्चन आया भी था कि जो हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है? जो हड़प्पा सभ्यता है, उसका ह्रास यानी भैया पतन कैसे हो गया? तो हड़प्पा सभ्यता का पतन के बारे में सब लोग अलग-अलग बताए। भैया सबसे पहले बताया जाता है हड़प्पा सभ्यता का पतन इसलिए हो गया, हर इतिहासकार अपना अलग-अलग बताता है। कुछ लोग कहते हैं भैया बाढ़ आ गई थी इसलिए हड़प्पा का पतन हो गया। कोई कहता है भैया भूकंप आ गया था इसलिए हड़प्पा का पतन हो गया। किसी ने बताया कि भई सिंधु नदी ने अपना रास्ता ही बदल लिया इसलिए हड़प्पा का पतन हो गया। कुछ लोगों ने बोला कि भैया आर्यों ने आक्रमण कर दिया इसलिए हड़प्पा का पतन हो गया। ठीक है? कुछ लोगों ने बोला कि यहाँ पर महामारी फैल गई थी, बीमारी फैल गई थी, इसीलिए हड़प्पा का पतन हो गया। ठीक है? कई लोगों का कहना था कि यहाँ पर आग लगने के कारण भी हड़प्पा का पतन हो गया। कुछ लोगों का कहना कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आ गई या अन्य प्राकृतिक आपदा आने से लोगों ने हड़प्पा सभ्यता को छोड़ कर के यानी जहाँ रहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले गए, इसलिए हड़प्पा सभ्यता का पतन यानी अलग-अलग इतिहासकार अलग-अलग बात करता है। हड़प्पा सभ्यता क्यों खत्म हो गई? हड़प्पा सभ्यता का नाम निशान क्यों मिट गया? इसको लेकर के इतिहासकारों में अलग-अलग मतभेद है। हर आदमी अपनी गा रहा है कि हर इतिहासकार अपने बारे में बताता है।
देखो कई सारे लोग कहते हैं कि बाढ़ और भूकंप भूकंप एक ऐसा कारण जिससे हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। कई सारे इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हो गया, जो ह्रास हो गया, जो खत्म हो गई है, वो बाढ़ और भूकंप एक कारण है जिससे हो गया होगा। कई सारे इतिहासकार जैसे मानते हैं कि जैसे उनका मानना था भाई एक प्रकार से कि जैसे उनका मानना था सिंधु नदी ने अपना मार्ग बदल लिया। जैसे एक चीज़ बताऊँ, समय-समय पर जो नदी जैसे नदी का जो बहाव होता है, उस जैसे मान लो नदी एक समय पर कहीं बह रही है एक रास्ते में, फिर कुछ समय के बाद नदी अपना स्थान छोड़ देती, कहीं दूसरे जगह से बहने लग जाती है। तो इनका कहना यही था भैया कि सिंधु नदी ने अपना मार्ग बदल लिया और सिंधु नदी ने जब अपना रास्ता बदल लिया, तो हड़प्पा के लोगों को पानी-वानी नहीं मिला, तो इस वजह से लोग उस स्थान को छोड़ कर के कहीं और चले गए, इसलिए सिंधु सिंधु नदी ने रास्ता इसलिए हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। कई लोगों का कहना कि सिंधु नदी ने अपना रास्ता ही बदल लिया। कई सारे लोगों का कहना था कि भई सूखा, घाघरा नदी में यानी कुछ लोग कहते हैं बाढ़ आ गई है और कुछ लोगों का कहना है सूखा पड़ गया है। कोई कई सारे इतिहासकार कहते थे जैसे डीपी अग्रवाल कहते हैं कि भई हड़प्पा सभ्यता के पतन के इन्होंने सिद्धांत दिया कि यहाँ पर भैया सूखा पड़ गया है। ये क्या कहते थे? सूखा पड़ गया था इसलिए सूखा पड़ गया और एक प्रकार से महामारी फैल गई, कुपोषण-वुपोषण ये सारी प कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर बाढ़ जैसे बाढ़ की बात करते हैं, कोई कहता है सूखा पड़ गया, कोई कहता है बाढ़। कुछ लोगों का कहना है कि जैसे कई सारे विदेशी इतिहासकार हैं, जो हड़प्पा के पतन के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर आक्रमण हो गया था। विदेशियों ने आक्रमण कर दिया और कई सारे लोगों ने तो यहाँ तक बोला है कि आर्यों ने ही आक्रमण कर दिया था ताकि वो उन्होंने आक्रमण कर दिया और हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। यानी बाहरी आक्रमण भी कई सारे इतिहासकारों का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन में बोला है कि भैया बाहरी लोगों ने आक्रमण कर दिया, इसलिए हड़प्पा सभ्यता जो थी उसका पतन हो गया। क्योंकि यहाँ से हम लोगों को जिस बड़ी संख्या में मानव कंकाल मिलते हैं या मानव के शरीर मिलते हैं और एक प्रकार से कह सकते हो कि इस प्रकार से कह सकते हैं कि हड़प्पा पर बाहरी लोगों ने और कई सारे इतिहासकारों ने तो आर्यों तक की बात की कि आर्यों ने आक्रमण कर दिया था कि बाहरी आक्रमण से क्या हो कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है। ठीक है? तो अलग-अलग लोगों के अलग-अलग मत हैं, अलग-अलग विचार हैं। हर इतिहासकार अलग बात कहता है कि भाई इसका पतन क्यों हो गया, इसका रीज़न क्या था, इसका कारण क्या था। ठीक है? तो एक कई बार ह्रास भी आता है या पतन भी आता है। ह्रास और पतन का मतलब सेम ही होता है। पेपर में कई बार ये लोग पूछेंगे हड़प्पा सभ्यता का ह्रास क्यों हो गया? ह्रास और पतन एक ही चीज़ होती है और ये एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है और ये ख़ास तौर से 5वें में चैप्टर में यही सारा इम्पोर्टेंट है। इसी को आपको करके जाना है पेपर में, इसी के साथ हमारा 5वां चैप्टर भी समाप्त हो गया। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, जो अगला हमारा छठा चैप्टर रहने वाला है। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या रहेगा देखिएगा, चैप्टर नंबर 6 है, क्या है? हड़प्पा सभ्यता, भौतिक विशेषताएँ, संपर्क रूप, समाज और धर्म। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर बात कहूँ तो इसमें देखिएगा हड़प्पा के महत्वपूर्ण केंद्र कौन-कौन से? ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है आपके लिए। हड़प्पा के कौन-कौन से महत्वपूर्ण केंद्र हैं? जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। और हड़प्पा की भौतिक विशेषताएँ क्या हैं? देखो हड़प्पा में सबसे पहले बताया जाता है भैया नगर योजना है। यहाँ पर जो घर बनाए गए हैं, घरों को लेकर के कैसे बताया कि घर में जो कमरे हैं कैसे बने हैं, कमरे खुले हैं, हवादार हैं, जिसे हम लोग बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता कि यहाँ पर भाई मिट्टी के बर्तनों का यूज़ होता है, जिसको हम लोग भाई भाई मेरे हम लोग मृत भांड बोलते हैं। मिट्टी के बर्तनों का बहुत ज़्यादा यूज़ हमको देखने को मिलता है। दूसरा, यहाँ पर जो औज़ार हैं, जो उपकरण वो किस प्रकार के यूज़ किए जाते थे, ये हड़प्पा सभ्यता की क्या है विशेषताएँ हैं, क्या है विशेषताएँ यानी ख़ासियत है, किस प्रकार के औराज। यहाँ कला और शिल्प कैसे होता था, यहाँ की लिपि की बात करें या हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनका जीवन यापन कैसे होता था, वह क्या चीज़ें खाते थे, कैसे रहते थे, ठीक है? उनकी कैसी थी, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता। दूसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट बनेगा हड़प्पा सभ्यता में समाज कैसा है, हड़प्पा सभ्यता में लोगों की वेशभूषा कैसे है, उनका खान-पान कैसे है, यहाँ के लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे, इनका कपड़ा-उपड़ा पहनने का तौर-तरीका क्या है और हड़प्पा सभ्यता में धर्म और धार्मिक नीतियाँ भैया इनका धर्म क्या था, इनके पूजा स्थल क्या थे, इनके देवता कौन थे, मृतकों का अंतिम संस्कार कैसे किया जा सकता था, ये सारा इम्पोर्टेंट हो सकता है जो मैंने आपको अभी हम लोगों ने थोड़ा-सा आपको मैंने बताने का कोशिश किया है। तो सबसे पहले देखिएगा जो इसमें जैसे आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करूँ इसमें जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, ठीक है? जैसे हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों में सबसे पहले भैया स्थल है हड़प्पा। देखिएगा, हड़प्पा पहली बस्ती थी जहाँ खुदाई हुई थी भैया हड़प्पा ही पहली बस्ती हुई है जहाँ पर खुदाई की गई 1920 के आरंभ करके वर्षों में दयाराम सहनी ठीक है कह सकते हैं पुरातात्विक वेताओं ने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई का कार्य किया यह बस्ती
पंजाब के रावी तट पर है। यानी हड़प्पा कहाँ पर बसा भैया? जो पश्चिम पंजाब है उसके रावी तट पर स्थित है। इसके आकार और इधर पाई गई वस्तुओं में विविधता की पुष्टि यह बस्ती हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख नगर मानी जाती है। यानी हड़प्पा सभ्यता की एक बात को, जो हड़प्पा है वो सबसे प्रमुख माना जाता है। अगर मैं इस नगर की बात करूँ, इस नगर के अवशेष लगभग 3 मील के घेरे में हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता में जो अवशेष मिले हैं, वो ज़्यादातर 3 मील में फैले हुए हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि हड़प्पा के इधर-उधर आस-पास बस्तियों का कोई नामो-निशान नहीं है। हड़प्पा में जनसंख्या का एक बड़ा भाग खाद्य उत्पादन से भिन्न क्रियाकलाप में जो हड़प्पा में अगर देखोगे तो कुछ लोग भैया, कुछ लोग खाने-पीने को छोड़ कर के किस अन्य दूसरे कामों को करते थे। एक क्रियाकलाप प्रशासन है, व्यापार है, कारीगरी और धर्म से रिलेटेड रहा होगा। देखो हड़प्पा के लोग भैया शासन प्रशासन में, व्यापार में, कारीगरी में इसमें भी लगे हुए थे। क्योंकि ये लोग अपने लिए अन्न का उत्पादन नहीं कर रहे थे, इसलिए किसी दूसरे देखो ये बताओ, अगर सभी लोग अन्न का उत्पादन नहीं कर रहे थे, इसका मतलब क्या है कि इनके लिए कोई दूसरा ही व्यक्ति था जो अन्न का उत्पादन कर रहा था। अतः खाद्य उत्पादन न करने वाले इन लोगों का भरण पोषण के लिए खाद्य उत्पादक क्षेत्रों में खाद्यान्न प्राप्त करने, ढोने के लिए बहुत से लोगों को जुटाना पड़ता होगा। किंतु ये क्षेत्र नगर से बहुत दूर नहीं रहे होंगे, क्योंकि अनाज ढोने का काम बैलगाड़ियों से, नाव के द्वारा किया जाता था। ये हड़प्पा सभ्यता आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो आपके पेपर में पूछेगा। आ सकता है 10 नंबर में आ सकता है भाई। अगला देखो मोहनजोदड़ो, क्या देखो, सिंधु नदी के तट पर बसे सिंधु प्रांत की अगर बताओ, लकराना जिले में स्थित मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुरानी बस्ती मानी जाती है। इस सभ्यता में नगर योजना, इसमें नगर कैसे बने हैं, घर कैसे बने हैं, यहाँ पर जो मोहरें मिली हैं, इसके बारे में इसको खास मिलता है। इसकी खुदाई का काल काम 1922 में आर.डी. बैनर्जी और सर जॉन मार्शल की देखरेख में शुरू किया गया, यानी मोहनजोदड़ो का। बाद में मैके और जॉर्ज डेस ने भी खुदाई की। थोड़ी-थोड़ी खुदाई का काम और नक्शा तैयार करने में, ठीक है, 80 के दशक तक चलता रहा। अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें, तो मोहनजोदड़ो खुदाई से पता चला कि यहाँ के लोग बड़े लंबे समय तक रहते रहे, एक ही जगह पर मकान बनाने का निर्माण और पुनर्निर्माण करते थे। यह परिणाम रहा कि इमारतें और अवशेष, मलबे का ढेर यहाँ से बहुत मिलता, खास तौर से मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो में बसावट के समय बराबर बाढ़ आती थी, यानी मोहनजोदड़ो में भैया बाढ़ बहुत आती थी। बाढ़ की वजह से जड़ोड़ मिट्टी इकट्ठा हो गई है, सदियों के बार-बार जमा हो रही थी। यानी यहाँ पर मिट्टी की गाद बहुत जमा हो जाती थी। अगर हम मोहनजोदड़ो सबसे पुरानी इमारत आजकल के मैदानी इलाकों में लगभग 39 फुट नीचे पाई गई है। अगर बात करें यहीं पर, अगर देखो मोहनजोदड़ो में देखोगे तो एक प्रकार से मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर जैसे सभ्यता थी भैया, मर गए, फिर लोगों ने घर बनाया, फिर मर गए, यानी इसी के ऊपर बनाते जाते थे। इसको यहाँ पर बहुत ज्यादा मिला है। अगला भाई कालीबंगा। कालीबंगा देखिएगा, कालीबंगा की बस्ती राजस्थान के घाघरा नदी के सूखे तल के आसपास स्थित है, या कह सकते हैं यहाँ पर पाई गई है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, इस क्षेत्र में पहाड़ी की बस्तियों की संख्या सबसे अधिक थी। कालीबंगा की खुदाई 1960 में हुई है, ठीक है, बीके थापर के निर्देश में की गई है। इस स्थान से पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों की मौजूदगी के प्रमाण मिलते हैं। इससे पता चलता है कि हड़प्पा और कालीबंगा के लोगों के बीच धार्मिक विचारों में काफी डिफरेंस, यानी अंतर था। कुछ विद्वान कहते हैं कि कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी अधिकार क्षेत्र का हिस्सा था। आज हरियाणा, पूर्वी पंजाब, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में हड़प्पा युग में कह सकते हैं कि यहाँ की जैसी बस्तियां पाई गई हैं। यह हड़प्पा काल के मिट्टी के साथ बर्तनों के साथ-साथ ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिनसे पता चला कि मिट्टी के बर्तन बनाने की इन बस्तियों में अपनी अलग परंपराएं मौजूद थी। तो कालीबंगा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगली हमारी साइड से लोथल, गुजरात के रंगपुरा, ठीक है, या कह सकते हो कि लोथल जैसी बस्तियां पाई गई हैं। लोथल बाड़ी के तट पर सपाट क्षेत्र है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर समकालीन पश्चिम एशियाई समाजों तथा समुद्री व्यापार सीमा चौकी के महत्वपूर्ण केंद्र होगा। यहाँ से कह सकते हैं एक प्रकार से एस आर राव जो थे, इन्होंने इसकी खोज करने का दावा किया। लोथल की खोज किसने की भैया? एस आर राव, एक खुदाई वाला आदमी था जो जहाज चलाता था। जहाजी पोतक खोजी यात्री है जिसने भैया मेरे लोथल की खोज की। तो जैसे कालीबंगा है या मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, ये इंपॉर्टेंट होता है। लोहा ये कई बार 10 नंबर में पूछेगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की भौतिक विशेषताएं, भैया हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या?
पहली विशेषता भैया नगर योजना, नगर जो बने सिस्टमैटिक तरीके से बने हैं, प्लान करके बनाया गया है। हड़प्पा सभ्यता में जो नगर बने हैं, जो कमरे-वमरे बने हैं, जो सारी चीज़ें बनी हैं। नगर योजना बहुत बढ़िया है, सबसे नंबर पॉइंट नंबर 1। दूसरी हेडिंग बनेगी, यहाँ पर विशाल इमारतें पाई गई हैं। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या है, यहाँ पर बड़ी-बड़ी इमारतें, विशाल-विशाल इमारतें बनाई गई हैं, अगर हम लोग बात करें। तीसरा क्या कि घरों की बनावट की बात करें, तो घरों की बनावट बहुत अच्छा है, कमरे बहुत बढ़िया बनाए गए हैं, हवादार बनाए गए हैं, खुले बनाए गए हैं, ठीक है? अगर हम लोग बात करें जो घर मिट्टी के बर्तन कह सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता से बहुत बड़ी मात्रा में मिलते हैं, जिनको हम मृतभांड कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता की अगली विशेषता क्या है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में हम लोगों को मिट्टी के बर्तन मिले और काफ़ी मिट्टी के बर्तन ऐसे मिले जिन पर कलर है, रंगदार कलर, लाल रंग के, काले रंग के मिट्टी के बर्तन भी कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता से हम लोगों को प्राप्त हुए। औज़ार बहुत सारे मिले, जैसे छुरे, चाकू, चप्टे, ठीक है? नोक वाले औज़ार, तांबे और काँसे की ढलाई की तकनीक ये काफ़ी जानते थे और पत्थर के औज़ारों का हड़प्पा सभ्यता में ज़्यादातर प्रयोग होता था। तो औज़ार भी हम लोगों को यहाँ पर कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ी मात्रा में प्राप्त हुआ है। क्या मैंने बोला? कि औज़ार बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। जैसे यहाँ पर फ़ोटो बनाया गया डायग्राम देखिए, कैसे आपकी बुक में बना रखा है। ये इस प्रकार के औज़ार कह सकते हैं यहाँ से हम लोगों को खूब प्राप्त हुए हैं। औज़ार देखो ये फ़ोटो बना रखी है, ठीक है? कला और शिल्प, यहाँ के कलाकृति यहाँ की जानकारी मिलती है कि समाज के लोग वातावरण, अपने परिवेश, ठीक है, परिस्थिति से जुड़ता था, जुड़ने की कोशिश करते थे। कलाकृतियों से हमें यह भी पता चलता कि समाज, प्रकृति, मनुष्य, ईश्वर का क्या विचार था। मोहनजोदड़ो की खुदाई से हड़प्पा सभ्यता में संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति है। यहाँ पर नृत्य की मुद्रा में जो नग्न स्त्री की कांसे की मूर्ति मिली है, सिर पीछे झुकाए, आँख झुकी हुई, भाई भुजा कोल्हू लटकाए हुए, ये जिस प्रकार की मूर्तियाँ मिली हैं, कलाकृति यानी देखो ये देखो, हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो में देखोगे तो मूर्तियाँ मिली हैं। तो मूर्तियाँ से पता चलता है कि ये लोग कलाकृति भी जानते थे, मूर्ति बनाना भी जानते थे, ये चीज़ों की जानकारी जिस प्रकार से मिलती है, अगर देखोगे, जिस प्रकार से चीज़ें मिली है ना, इससे पता चलता है कि भाई ये मूर्ति-वूर्ति के बारे में काफ़ी हद तक जानते थे, चित्रकारी जानते थे, हड़प्पा। अगला सिंधु लिपि, देखो हड़प्पा सभ्यता में एक लिपि भी थी, लिखने का तरीका भी था, ये लोग लिखते भी थे, लेकिन इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, ये कौन-सी लिपि है, उसको खास तौर से एक प्रकार से ऐसी लिपि है जिसको आज तक पढ़ा नहीं गया, यानी सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता कह सकते हैं कि लोग जो है लिपि का प्रयोग करते थे, भाषा को सिर्फ बोलते नहीं थे, बल्कि ये लोग भाषा को लिखते भी थे। लेखन का भी कार्य यहाँ पर होता था, लेकिन आज तक इनकी जो लिपि है, खास तौर से चित्र लिपि है, चित्रात्मक लिपि है, इसमें चित्र बने हुए हैं, लेकिन आज तक इस चित्र लिपि को किसी भी इतिहासकार ने पढ़ नहीं पाया है और पढ़ी नहीं गई है। इनके जीवन यापन का स्वरूप क्या है? हड़प्पा सभ्यता की शहर आबादी की देखो हड़प्पा सभ्यता के लोग ज़्यादातर भाई मेरे कृषि पर निर्भर थे। विभिन्न स्थानों पर खुदाई से हड़प्पा सभ्यता के लोगों का आहार संबंधी बातें पता चली हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है कि भेड़-बकरी, कुबड़ वाले मवेशी को पाला जाता था। बहुत सी बस्तियों में जैसे सूअर, भैंसा, हाथी, ऊँट की हड्डियाँ पाई गई हैं। यह तक निश्चित नहीं है कि ये लोग जानवरों को पालते थे या उनका शिकार करते थे। भैया इस चीज़ का भाई मेरे इस चीज़ का पता नहीं चल पाया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जानवरों को पालते थे या उनका शिकार करते थे, क्योंकि वहाँ से सिर्फ़ हड्डियाँ मिली हैं। फिर भी कुछ मोहरें सुसज्जित हाथी के चित्र से संकेत करते हैं कि इस जानवर को पालतू यानी ये लोग जानवरों को पालते भी थे। मुर्गी की हड्डियाँ भी पाई गई हैं। संभवतः इन्हें पालतू बना लिया गया था। जंगली जानवरों की हड्डियाँ भी बड़ी तादाद में पाई गई हैं, जैसे हिरन है, गैंडा है, कछुआ है, हड्डियाँ मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़ों के विषय में शायद नहीं जानते रहे होंगे, ऐसा माना जाता है, क्योंकि घोड़े के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों में गेहूँ की 2 किस्में पाई गई हैं, जो काफ़ी बार पाई गई। अन्य फसलों जैसे खजूर और फलदार पौधे पाए गए, जैसे मटर पाई गई है। उनके अलावा इस काल में सरसों और तिल की फसलें भी होती थी। लोथल और रंगपुरा से चिकनी मिट्टी के बर्तनों में चावल की भूसी मिली है। यह नहीं कहा जा सकता कि चावल की एक किस्म जंगली थी या उगाई जाती थी। भारत में परंपरागत सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध रहा। मोहनजोदड़ो में सूती कपड़ों का एक टुकड़ा पाया गया। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कपास की खेती करने या कपड़ा पहनने की कला में भी निपुण रहे होंगे। भैया कपड़ा भी पहनते रहे होंगे। कालीबंगा में खेत के प्रमाण मिलते हैं और हल का प्रमाण बताता है कि ये लोग खेती भी करते थे या हल के बारे में अच्छी तरीके से जानते थे। इस तरह पाया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जीवन निर्वाह व्यवस्था अनेक प्रकार से थी। यहाँ पर फसलें, पालतू पशु, जंगली जानवर पर लोग ज़्यादातर निर्भर थे। यह विविधता के कारण ही जीवन निर्वाह व्यवस्था काफ़ी मजबूत है। वह प्रतिवर्ष
एक साथ 2 फसल उगाते थे। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग भैया क्या करते थे, 2 फसलों का उत्पादन करते थे। इससे अर्थव्यवस्था इनकी मजबूत हुई। नगरों में रहने वाले अपने लिए अन्न का उत्पादन खुदाई ना करने वाली जनसंख्या के भरम देखो भैया, गाँव के लोग जो होते थे, वो शहरों के लोगों के लिए क्या करते थे, अन्न का उत्पादन करते। तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या है, ये पेपर में आ सकता है, ठीक है? अगला हम लोग बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में अगर मैं बात करें, तो हड़प्पा सभ्यता में भैया समाज क्या है? समाज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ज़्यादातर जो बताया है यही लगभग आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोगों को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए क्योंकि पेपर में ये लोग कुछ भी पूछ लेते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं इन लोगों का होता है, ठीक है? कि कोई भी क्वेश्चन लेकिन जितना अब जो हड़प्पा सभ्यता में भैया समाज क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता में जो वेशभूषा यानी कपड़े कैसे पहनते थे? तो अगर कपड़े कैसे पहनते थे, पैंट शर्ट पहनते थे, सलवार कमीज नहीं पहनते थे, ठीक है? अगर हम लोग बात करें कपड़े पहनने का तरीका क्या है, माला-वाला बहुत पहनते थे, माला पहनने के प्रमाण मिलते हैं, ये लोग यानी गले में माला भी पहनते थे। अगर हम बात खान-पान अगर खान-पान की बात करूँ तो खान-पान में अगर देखोगे तो ये लोग जैसे केला हो गया, अनार हो गया, खरबूज हो गया, नींबू हो गया, अंजीर हो गया, आम भी खाते थे। साथ में ये मटर भी खाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मछली, दूध, दही, भोजन का भी सेवन करते थे। भेड़, बकरी या हड्डियाँ मिलती हैं। ये इनका भी यानी ये लोग शाकाहारी के साथ-साथ मांसाहारी भी थे और यहाँ पर गन्ने की खेती होती थी। अतः चीनी के विषय में जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन अपने खाने में मीठा बनाने के लिए शहद का उपयोग कर रहे होंगे। हड़प्पा के लोगों को उन्नाव व खजूर यहाँ से मिले, यानी खेती होती थी। यानी ये लोग अगर देखोगे तो जैसे जौ, बाजरा इसका भी होता था, जौ, बाजरा की खेती होती थी। इनको खाना पसंद करते थे क्योंकि जौ, बाजरा में भैया बहुत ज़्यादा प्रोटीन-वोटीन पाया जाता है। यहाँ के लोग तेल, सरसों, घी आदि प्राप्त करते रहेंगे खाने-पीने में जैसे मछली है, दूध है, दही है, इसका खाते थे। जैसे फल-फ्रूट भी खाते थे क्योंकि यहाँ से इसके भी प्रमाण मिले हैं। अगर इनकी भाषा और लिपि की बात करें, वह कौन-सी भाषा बोलते थे, क्या लिखते थे, इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के निवासी की जो जो लिखते थे, उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। अभी तक हम इस लिपि को पढ़ने में असमर्थ हैं, यानी नहीं पढ़ विद्वान अब नहीं पढ़ पाए हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि वह लिपि जो लिखी गई वह द्रविड़ भाषा से मिलती-जुलती लिपि है। अन्य विद्वान इसे किसी आर्य संस्कृत भाषा के रूप में मानते हैं। अभी तक किसी भी विद्वान ने तर्क प्रस्तुत नहीं किया है। हड़प्पा की लिपि के संदर्भ में एक बात स्पष्ट नज़र आती है कि पूरी हड़प्पा सभ्यता के काल में लिपि का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी लिपि लगभग एक जैसे ही बनी रही। ये लोग युद्ध भी करते थे और एक प्रकार से युद्ध कला में भी कह सकते हो हम लोगों को निपुण मालूम पड़ते हैं, ठीक है? यहाँ पर शिल्प का काफ़ी उत्पादन होता था, जैसे माला बनाने का काम करते थे या धातुओं का भी काम क्या होता था, हड़प्पा सभ्यता के लोग काफ़ी हद तक करते थे अगर बात करें। हड़प्पा की अगर बात करें तो हड़प्पा में भाई धर्म और धार्मिक नीतियाँ क्या हैं? पूजा स्थल, इनके पूजा स्थल क्या थे? अगर पूजा स्थल की बात करें तो ये लोग खास तौर से जैसे अग्नि अग्नि देवता हो गए, जल देवता है, वायु देवता हो गए, इन देवताओं की पूजा ज़्यादा करते थे। यहाँ पर वृक्ष की पूजा की जाती थी, पेड़-ओड़ों की पूजा काफ़ी हद तक की जाती थी, ठीक है? मूर्ति की भी पूजा यहाँ पर की जाती थी क्योंकि यहाँ पर हमें मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं, ठीक है? जिस प्रकार से विशाल जो स्नाना कुंड मिला उससे पता चलता कि भाई कोई धार्मिक पूजा-पाठ रहता रहा होगा तो ये लोग मिल-जुल करके उसमें नहाते थे। इनके देवता क्या हैं? अगर इनके देवताओं की बात करें तो ये लोग देवता की बात करें तो एक देवता जो भैंसे के सींग वाला जो यानी शिव की रूप में एक शिव की जो मूर्ति मिली है, इससे पता चलता है ये इनकी पूजा करते रहेंगे। कई स्थानों से देवता के सींग के बीच में एक पौधा उगता दिखाया गया है। अन्य मोहरों में एक देवता के सींग और लंबे बाल हैं, यानी नंगे बदन पर पीपल की शाखा खड़ा हुआ है। ये उपासक के रूप में झुका हुआ है। यानी ये लोग देवता की भी पूजा करते थे, मूर्ति की पूजा करते, लेकिन यहाँ से सारे मंदिरों में शिव की पूजा होती थी, यानी भगवान शंकर की। मातृ देवी की पूजा करते थे, ठीक है? मातृ देवी की भी पूजा होती थी, यानी वृक्ष की पूजा करते थे, भाई पेड़ की भी पूजा काफ़ी हद तक करते थे। और ख़ास तौर से कुछ इनके पौराणिक नायक होते थे, उन नायकों की जानवरों की पूजा करने की प्रमाण थी, यानी यहाँ पर जो जानवर होते थे, जानवर की भी पूजा की जाती थी, ठीक है? और दूसरा जैसे यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाता था। इससे पता चलता कि लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे और जब कोई मर जाता, जब उसको दफनाया जाता था, उसको मिट्टी के नीचे, तो उसके जो यूज़ का सामान है, उसको भी वहाँ पर दबा दिया जाता था, रख दिया जाता था क्योंकि उनको लगता था कि वो व्यक्ति उसमें भैया जब कभी जान आ गई तो उन सामानों को यूज़ करेगा। तो मृतकों का अंतिम संस्कार जो करते थे उससे पता चला कि इनका धर्म कैसे था। दूसरा, मृतकों का अंतिम संस्कार इस प्रकार से किया गया क्योंकि उसके साथ जैसे जैसे भाई कोई किसी की डेथ हो गई, तो उस आदमी के जो कपड़े हैं, जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएँ, उसको उसको भी उसके साथ दफना दिया जाता था। तो इससे पता चलता है कि ये लोग भाई
कि एक प्रकार से पुनर्जन्म में भी इनका विश्वास रहा होगा या ये करते रहे होंगे। ठीक है? तो ये चैप्टर भी लगभग अगर देखेंगे तो हमारा समाप्त हो गया, छठा चैप्टर भी समाप्त होगा। चलिए हम लोग अगला चैप्टर देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला रहेगा। चैप्टर नंबर 13 नहीं, चैप्टर नंबर 13 क्या है? मौर्य शासन की स्थापना, मगध साम्राज्य का विस्तार। तो इसमें हम सब लोग देखेंगे मगध की भौगोलिक स्थिति, मौर्यों से पहले मगध साम्राज्य का इतिहास और खास तौर से साम्राज्य की धारणा क्या है। इम्पोर्टेंट जो बनेगा मौर्य शासन का उद्भव कैसे हुआ या अशोक के बारे में, ठीक है, कलिंग युद्ध के बारे में, ये इम्पोर्टेंट है। यानी 13.6 ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, तो देखिएगा, देखिएगा भाई, देखो सबसे पहले आपका जो 10वां चैप्टर है उसमें जनपद और महाजनपद काल है। तो उसी जनपद में अगर आप देखोगे तो एक जनपद हमने पढ़ा है मगध। वही मगध आगे चल करके उसी मगध में क्या होगा कि मौर्य साम्राज्य की शुरुआत होगी, क्योंकि मगध जो है वो 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, तो सबसे शक्तिशाली था और सबसे शक्तिशाली से क्या हुआ कि उसने और सारे जनपदों को जीत करके एक नए साम्राज्य शक्ति के रूप में खड़ा हो जाता है। अगर हम लोग से एक देखेंगे, ठीक है, जो मौर्य साम्राज्य है, ठीक है, जो मगध था वहीं पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई है। अगर हम लोग बात करें ना, जो मौर्य साम्राज्य था वहीं पर देखो साम्राज्य की धारणा की देखो, मौर्य साम्राज्य पर विचार करने से पूर्व समझ ले साम्राज्य का अर्थ क्या है। यह जानकारी आवश्यक है क्योंकि अक्सर हम मनमाने ढंग से किसी भी प्रकार से छोटे या बड़े साम्राज्य को साम्राज्य कह बैठते हैं। इसके अलावा हम कभी कभी यह भी सोचने लगते हैं कि प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक साम्राज्य की प्रकृति समान थी। यह स्पष्ट है कि आधुनिक युग में ब्रिटिश साम्राज्य की प्रकृति मध्यकाल में एशियाई और मंगोल के साम्राज्य की प्रकृति से बिल्कुल कह सकते अलग रही होगी। इतिहास के विभिन्न कालों में विकसित समाजों में महत्वपूर्ण अंतर है। अतः प्राचीन काल के साम्राज्य का अध्ययन करने से पूर्व साम्राज्य के अनिवार्य तत्वों को देखना जरूरी है। साम्राज्य की आधुनिक दृष्टिकोण क्या देखो, आमतौर पर यह समझा जाता है कि साम्राज्य एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें एक केंद्रीय सत्ता का अधिकार विषम जातीय संस्कृति वाले भूभाग पर होता होगा। इस परिभाषा के अनुसार केंद्रीय सत्ता किसी राजा के प्रतिनिधि या किसी राजनीतिक संस्था के हाथों में होती है जो विभिन्न राज्यों को एक साथ बांध करके नियंत्रण। देखो साम्राज्य क्या है, देखो एक साम्राज्य में कई सारे छोटे छोटे राज्य होते हैं या छोटे छोटे प्रांत होते हैं, वही एक बड़ा साम्राज्य के रूप में होता है। इसको हम इंपायर बोलते हैं ना, इंपायर। यह केंद्र की शक्ति के सापेक्ष केंद्रीकरण होता है। केंद्र राज्य के शामिल इकाइयों पर नियंत्रण रखता है जिनका समान राजनीतिक पहचान बन जाती है। धारणा प्राचीन काल के इतिहास में रोमन साम्राज्य के बात करते हैं। सभी प्राचीन कालीन साम्राज्यों में जिसमें मौर्य साम्राज्य शामिल है इससे तुलना की जा सकती है। ठीक है, इस परिभाषा को उन राष्ट्र राज्यों से जोड़कर नहीं देखना चाहिए जिनमें कुछ ने आधुनिक युग में बृहद साम्राज्य का निर्माण किया है। आरंभिक साम्राज्य के केंद्रीय शक्ति को आधार राजा का आकर्षण का व्यक्तित्व। देखो देखो साम्राज्य क्या है, देखो साम्राज्य छोटा मोटा साम्राज्य नहीं होता है। साम्राज्य में कई सारे प्रांत होते हैं और बहुत बड़े इलाके में साम्राज्य जो होता है वह फैला होता है। साम्राज्य में क्या तो भैया केंद्रीय की शासन प्रणाली होती है। यहाँ पर जो राजा होता है, जो सेंटर होता है, एक केंद्रीय की शासन प्रणाली हम लोगों को देखने मिलती है। और मौर्य साम्राज्य भी भैया केंद्रीय की शासन प्रणाली है, इसलिए कह सकते हैं यहाँ पर नौकरशाही बहुत ज्यादा है। यानी सामंतों के जरिए या कह सकते जो आमत्य थे उनके जरिए पूरा शासन प्रशासन चलाया जाता था। जो अलग अलग प्रांत थे वहां पर राज्यपालों की भी नियुक्ति करने को देखने को मिलता है। केंद्रीकृत नौकरशाही साम्राज्य आमतौर पर सैन्य बल या व्यक्तिगत पराक्रम की सहायता से निर्मित करते हैं। इस प्रकार साम्राज्य के पीछे अक्सर लोगों का असंतोष और विरोध होता है। साम्राज्य के संस्थापक लोग शांति और व्यवस्था का आश्वासन देते। देखो साम्राज्य जो है हमेशा पूरे राज्य में शांति और व्यवस्था बहाल करने की क्या करता भाई मेरे, कोशिश करता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो अगला देखिएगा जो हमारा नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य का उद्भव कैसे हुआ, यानी शुरुआत कैसे, देखिएगा डीडी कौशाम्बी का मानना है, डीडी कौशाम्बी कौन है, इतिहासकार है। डीडी कौशाम्बी का मानना कि सिकंदर के उत्तर पश्चिम पर आक्रमण की तात्कालिक और अप्रत्याशित परिणाम यह हुआ कि इस संपूर्ण देश पर मौर्य की विजय का रास्ता खुल गया। उनका तर्क है कि पंजाब के गणराज्य कमजोर हो गए। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सेना को पूरे पंजाब में विजय हासिल करके किसी विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। गंगा घाटी के अधिकांश भागों पर मगध का पहले से अधिकार था। प्राचीन ग्रंथों में बताते कि चंद्रगुप्त सिकंदर से मिला था
उसने सिकंदर को मगध पर आक्रमण करने की सलाह दी, जो स्वयं उस समय अलोकप्रिय नंद के अधीन था। हालांकि इस तथ्य की जांच अभी करना कठिन है, परंतु भारतीय अन्य स्रोत का हवाला बताते सिकंदर के वापस जाने का एक रास्ता भी था। यानी देखो, अगर आप देखो चंद्रगुप्त मौर्य ने बोला था कि भाई सिकंदर से जाकर के तुम मगध पर आक्रमण कर दो, क्योंकि मगध में उस समय घनानंद का शासन था और घनानंद को पसंद नहीं करते थे, इसलिए घनानंद को बोलते हैं। लेकिन सिकंदर जाता नहीं है क्योंकि कई सारे कारण थे, वो जाता नहीं इस वजह से। ठीक है, देखिएगा चंद्रगुप्त, देखो इसके बावजूद स्पष्ट नहीं है कि चंद्रगुप्त ने यह कार्य गद्दी प्राप्त करने के बाद किया है, उससे पहले किया होगा। ठीक है, कुछ विद्वानों का कहना है कि राज्यरोहण 324 बीसी मानते, परंतु कुछ लोग 321 बीसी मानते हैं। भारतीय परंपरागत स्रोतों की बात करें तो चंद्रगुप्त ने कौटिल्य ब्राह्मण, जो चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते हैं, की सहायता से मगध का सिंहासन प्राप्त किया है। अगर आप देखो मगध का सिंहासन जो चित्रगुप्त को, सॉरी, मगध का जो सिंहासन है, जो इनको प्राप्त हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य को, वो किसके किसके जरिए प्राप्त हुआ है? वो जो कौटिल्य है, यानी जो चाणक्य से मदद से। छठी बीसी में लिखे गए नाटक यह भी कहते कि 25 वर्ष की आयु में के समय चंद्रगुप्त ने नंद वंश को अपदस्थ करके, उस समय चंद्रगुप्त ने एक कमजोर शासक था, वास्तव में सत्ता चाणक्य के हाथों में थी। अर्थशास्त्र में एक लेखक चाणक्य के बारे में बताता है कि वह ने न केवल युद्ध के राजनीतिक सिद्धांतों का ज्ञाता था, बल्कि वह साम्राज्य को ध्वस्त होने से बचाने के लिए उपयुक्त राज्य और समाज का गठन के विषय में, देखो कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते, देखो मगध पर घनानंद का शासन था, नंदवन का शासन था, और घनानंद को हटा करके चंद्रगुप्त जो है वह शासक बनते हैं। कई लोगों का कहना है कि भाई जो जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो बहुत कमजोर शासक थे और सारी जो सत्ता थी वो चाणक्य के हाथों में थी। काफी लोगों का यह भी कहना, कई सारे इतिहासकार इस बात को भी कहते हैं, और कई सारे लोगों का कहना है कि जो खास जो आचार्य चाणक्य हैं, यह सिर्फ राजनीतिक सिद्धांत नहीं जानता था, बल्कि ये साम्राज्य को चलाने की इनके पास जानकारी भी थी। हालांकि चंद्रगुप्त के शासनकाल के आरंभिक वर्षों में बहुत कम तथ्य मिले हैं, परंतु अधिकतर इतिहासकार इस बात पर सहमत थे कि मौर्य परिवार का संबंध किसी निम्न जाति या कबीले से था। ज्यादातर लोगों का मानना कि भाई जो मौर्य हैं वह निम्न जाति के लोग रहेंगे या कोई कबीला जाति थी। कुछ तथ्य इस बात का संकेत करते कि चंद्रगुप्त, ठीक है, अंतिम नंद राजा और निम्न जाति की स्त्री मूरा का पुत्र था, इससे उस परिवार का नाम मौर्य पड़ा। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कहा जाता कि यह मौर्य वंश के परिवार का सदस्य था। इन स्रोतों के अनुसार चंद्रगुप्त का संबंध शाक्य कबीले से है, जिसमें बुद्ध का जन्म हुआ। इस कथन के अनुसार मौर्य नाम उसी कबीले के नाम से पड़ा है। अप्रत्यक्ष तौर से इसका अर्थ यह है कि चंद्रगुप्त के एक पुराने सरदार का वंशज था। इस प्रकार उसका संबंध किसी न किसी क्षत्रिय कुल से है। पुराणों में नंद वंश और मौर्य साम्राज्य का कोई संबंध नहीं बताया गया, परंतु मौर्यों को शूद्र का दर्जा मिला है। यानी मौर्य किस जाति के थे, कुछ लोग इनको शूद्र बताते हैं, कोई बताता है कबीले थे, कोई कहता भैया आदिवासी थे, कोई कहता था ये लोग एक प्रकार से, कुछ लोगों ने इनको तो एक निम्न जाति या दलित तक कह दिया है। कई सारे लोगों का कहना है कि बनिया समाज से थे, कुछ लोगों ने कहा कि ये क्षत्रिय थे। तो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें क्या कहते हैं यहाँ पर बताते हैं कि ये कहाँ किस जाति के थे। ठीक है, जैसे आप सबको यह भी जानकारी होगी कि भाई मगध में नंदवन का शासन है। ठीक है, घनानंद को हटा करके चंद्रगुप्त ने, कह सकते हो कि अपनी सत्ता वहां पर प्राप्त की है, और सत्ता को प्राप्त करने में किसने मदद की है? आचार्य चाणक्य ने प्राप्त की। किसने मदद की थी? आचार्य चाणक्य ने सबसे ज्यादा मदद की है। ठीक है, क्योंकि घनानंद जो था एक प्रकार से अच्छा राज शासक नहीं था, अच्छा राजा नहीं था, और घनानंद ने ही एक बार कह सकते आचार्य चाणक्य की उन्होंने बेइज्जती कर दी थी, जिससे उनकी पूरा जो जैसे बाल बांधे रहते थे, चोटी पूरी खुल गई थी, और उन्होंने बोला था कि हे घनानंद, जब तक मैं तुम्हारे साम्राज्य को उखाड़ करके फेंक नहीं दूंगा, तब तक मैं इन बालों को बांधूंगा नहीं। और उन्होंने एक लड़का था जो चंद्रगुप्त मौर्य जिसका है नाम है, उसको उन्होंने पाला बड़ा किया, उसको युद्ध कौशल सिखाया, और एक प्रकार से भी आगे चल करके उसकी सेना बनती है, और वही जाकर के आगे कर करके जो नंदवन के शासन है, घनानंद है, उनको हरा करके कह सकते हो कि वहीं पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की जाती है। ठीक है, सैनिक विजय की दृष्टि से चंद्रगुप्त मौर्य की पहली उपलब्धि 305 बीसी के आसपास सैल्यूकस निकेटर से युद्ध करना था। सैल्यूकस सिंधु नदी के पश्चिमी प्रदेश पर राज्य करता था। 330 बीसी के आरंभ में लंबे युद्ध के बाद चंद्रगुप्त की विजय हुई और यूनानी दूत के साथ संधि हुई।
इस संधि के मुताबिक चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 5000 हाथी दिए, बदले में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंधु नदी का पश्चिमी इलाका दे दिया। इस प्रकार कह सकते हो उसने एक प्रकार से देखो, आप सबको ये पता कि भाई सेल्यूकस निकेटर यानी सिकंदर का जो सेनापति है उसका नाम है भैया सेल्यूकस निकेटर, और सेल्यूकस निकेटर की लड़की से इनकी शादी हुई चंद्रगुप्त की, ठीक है? ठीक है? ये भी है, और सेल्यूकस निकेटर को उसने हराया था, तब चंद्रगुप्त मौर्य को अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध का इलाका इसको मिला है। अधिकांश विद्वानों का मानना कि चंद्रगुप्त ने न केवल उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और गंगा के मैदान पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया, बल्कि पश्चिम भारत और दक्षिण के क्षेत्रों पर भी उसका नियंत्रण रहा होगा। केवल केरल, तमिलनाडु और भारत के पूर्वी उत्तर इलाकों में ही शामिल नहीं है, बल्कि परंतु विजय अभियान की विस्तृत ब्यौरा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। यूनानी लेखकों ने अपने ग्रंथों में इस बात का संकेत देते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य यानी 6 लाख अपनी विशाल सेना की सहायता से पूरे भारत को रौंद डाला। दूसरी शताब्दी के मध्य में रुद्रदामन और जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने सुदूर पश्चिम और सारांश और काठियावाड़ में विजय प्राप्त की थी। उसने अपने साम्राज्य को मिला लिया। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक विशाल सेना है, जिसकी वजह से उसके कहते हैं कि भारत के उसने कई इलाकों को जीता और एक प्रकार से मगध को मजबूत बनाया, और वहीं कह सकते हैं कि मौर्य वंश की क्या होती भाई मेरे स्थापना होती है। तो मौर्य वंश का स्थापना को लेकर के इंपॉर्टेंट आएगा पेपर में, ठीक है? अगला अशोक 1837 ईसी में अशोक मौर्य के बारे में लोगों में कुछ विशेष मालूम नहीं थे, किंतु 1837 में जेम्स प्रिंस ने ब्राह्मी लिपि में लेख में एक शिलालेख पढ़ा। इस शिलालेख में देव नाम यानी देवताओं का प्रिय राजा के नाम से एक उल्लेख है, जिसकी तुलना श्रीलंका के महावंश के प्रियदर्शी से की गई है। ठीक है, देखो अशोक को कह सकते हैं एक प्रकार से प्रिय राजा के रूप में कहा गया है। अगर अशोक की बात करें, युद्ध और विमुखता से धर्म के सिद्धांतों का आधार किसने शुरू किया? अशोक। अशोक की बड़ी प्रसिद्धि है। आगे हम आरंभिक जीवन की घटनाओं के बारे में, साथ में कलिंग के बारे में पढ़े। अशोक भैया देखो, आप सबको पता होगा कि मौर्य साम्राज्य के एक शासक है अशोक, ठीक है? अशोक ने जब कलिंग पर आक्रमण किया, कलिंग वही जो जिसे आज हम उड़ीसा बोलते हैं, तो कलिंग पर जब आक्रमण किया, तो कलिंग पर आक्रमण करने के बाद लगभग वहां पर बहुत सारे लोगों की जानें जाती हैं। उसके बाद जो अशोक थे उनका बड़ा दुख होता है कि भाई इतने युद्ध करने से इतने लोगों की जानें जा रही हैं। उसी के बाद अशोक ने क्या किया था, एक प्रकार से बौद्ध धर्म को अपना लिया था, अहिंसक अपना लिया था और सेना को कम कर दिया था। तो अशोक के बारे में यहीं से उन्होंने धर्म की शुरुआत की, इसलिए अशोक का धर्म आएगा पेपर में। कई बार जैसे एक बार पेपर में पूछा अशोक का धर्म क्या, तो अशोक का धर्म क्या भैया, अशोक की जो धार्मिक नीतियां हैं, जब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और एक प्रकार से प्रचार प्रसार किया कि भाई अहिंसक बनो, सत्य वचन बोलो, ये अशोक ने जो धर्म की शुरुआत की, यानी अशोक की जो धार्मिक नीतियां हैं, ये सारी चीजें अशोक के बारे में आपको पेपर में पूछेगा। और ठीक है, अशोक इंपॉर्टेंट है, अशोक को लेकर के पेपर में आता है, और अशोक का कई बार धर्म पूछा गया, यानी उसकी का धार्मिक नीतियां हैं। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो कैसे हुई, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, और उससे एक प्रकार से उसमें मदद एक प्रकार से किसकी थी, आचार्य चाणक्य की थी। ठीक है, जिस प्रकार से मगध पर नंद वंश के शासन घनानंद का शासन था, और घनानंद को हटा करके वहां पर मौर्य साम्राज्य की क्या होती है, स्थापना होती है। तो इसमें खास तौर से मौर्य साम्राज्य की स्थापना, दूसरा अशोक, ये दो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। खास तौर से आपका जो चैप्टर नंबर 13वां रहने वाला है, 13वें से अगर क्वेश्चन आएगा तो मौर्य काल को लेकर के आएगा, मौर्य साम्राज्य को लेकर पूछेगा, यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, या अशोक के बारे में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, या अशोक का धर्म क्या है, और अशोक के बारे में पूछा जा सकता है। इसको करके जाना आपके लिए जरूरी है, और ये चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला चैप्टर देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट है। चैप्टर नंबर 15 यानी चैप्टर नंबर 15 काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इस चैप्टर से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चैप्टर नंबर 15 क्या है, दक्कन और तमिलहम के आरंभिक राज्य। इसमें खास तौर से हम लोग जो पढ़ेंगे, सातवाहन वंश के इतिहास की रूपरेखा, और सातवाहन की बस्तियां किस प्रकार से हैं, और सातवाहन का प्रशासन क्या है, और सातवाहन में समाज क्या है। एक बात बता दूं, प्रशासन सेम वैसे ही लिखना है जैसे मौर्यों का प्रशासन है। समाज जो आप लोगों को लिखना है, वही समाज लिखना जो हम लोगों ने पहले समाज पढ़ा है। समाज के बारे में भाई ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, अछूत हैं, महिलाओं की स्थिति, यही समाज ऐसे लिखना। जैसे पेपर में पूछ लिया, सातवाहन का समाज बताओ, सातवाहन में प्रशासन बताओ, सातवाहन के बारे में बताओ, तो सातवाहन के बारे में तो बताना पड़ेगा, चलो ठीक है, लेकिन सातवाहन का प्रशासन कैसा है, सातवाहन का समाज कैसा है, सातवाहन एक वंश है, ठीक है, राजवंश है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत में तमिलाहम
विशेष क्षेत्र को बोला जाता था। 5 ऐसे इलाके हैं, 5 ऐसे इलाके जिसको मिला कर के भैया तमिलाहम बनता है, ठीक है? तमिल क्षेत्र, तमिल इलाका, ठीक है जी? अब चलिए हम लोग इसको देखते हैं। अब देखिएगा, इसमें देखिएगा ये यहाँ से देखिएगा, सातवाहन वंश का इतिहास देखो। पुराणों के अनुसार सिमुक सातवाहन ने सातवाहन के देखो भाई, सिमुक नाम है जिसने सातवाहन साम्राज्य की स्थापना की। किस क्या नाम है जी? सिमुक नाम है। सिमुक एक व्यक्ति का नाम है जिसने सातवाहन साम्राज्य की स्थापना की है, नंबर 1। उनके भाई कान्हा या कृष्ण के विषय में हमें जानकारी नासिक के अभिलेख से मिलती है। यानी सिमुक का एक भाई था जिसका नाम कान्हा था, उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है जी? नासिक के एक अभिलेख से मिलती है। और जो सातवाहन साम्राज्य है ये महाराष्ट्र में बेस्ड था, जिसकी अमरावती एक प्रकार से राजधानी कही गई, ठीक है? वंश के अनेक शासकों का विवरण रानी के नाना घाट अभिलेख से प्राप्त होता है। यहाँ पर एक नाना घाट अभिलेख है, यानी 7 वाहनों के बारे में ज्यादातर जो जानकारी है वो हमको नाना घाट अभिलेख से मिलती है, जो राजा सप्तकर्णी की विधवा थी। यानी सप्तकर्णी क्या एक शासक है, क्या है? सप्तकर्णी के यहाँ पर एक शासक है और राजा सप्तकर्णी की जो पत्नी है, उन्होंने जो अभिलेख लिखवाया है नाना घाट अभिलेख, उस नाना घाट अभिलेख से हमें कह सकते हैं 7 वाहनों के बारे में जानकारी मिलती है। उसने वैदिक बलि यज्ञों का आयोजन किया था। जो जो सप्तकर्णी है, ठीक है? इस सप्तकर्णी की जो पत्नी है, जो वाइफ है, जो विधवा है, उसने यज्ञ का आयोजन किया था। नाना घाट एक काफी बड़ा दर्रा है जो चुन्नार के साथ समुद्र तट से जुड़ा है। इस दर्रे के ऊपर एक गुफा है जिसमें 7 वाहन शासकों के चिन्ह खुदे हुए हैं। यानी एक दर्रा है, एक जगह है, एक वहां पर जो 7 वाहन शासक है उनके चिन्ह खुदे हैं। दुर्भाग्य से मूर्तियां पूरी तरह से भैया खत्म हो चुकी हैं। जो अवशेष बचे उनके मस्तक पर चिन्ह के नाम मात्र हैं। सप्तकर्णी के बाद देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ा शासक जिसका नाम है सप्तकर्णी। क्या नाम है? सप्तकर्णी। सप्तकर्णी के बाद गौतम पुत्री सप्तकर्णी। देखो माँ का नाम है गौतम पुत्री। देखो यहाँ पर एक प्रकार से पितृवंश नहीं बल्कि मातृवंशीय परिवार होते थे, ठीक है? खास से अगर देखोगे तो सप्तकर्णी का जो लड़का है उसका नाम क्या है? गौतम पुत्री सप्तकर्णी के शासन काल में जिन शासकों ने शासन किया उनके विषय में जानकारी हमको काफी कम मिलती है। नासिक में एक गुफा के प्रवेश द्वार पर गौतम पुत्री सप्तकर्णी की माता का एक खुदा हुआ हमें अभिलेख प्राप्त होता है, जो राज्य के फैलाव के बारे में बताता है कि जो सातवाहन साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। तो गौतम पुत्री सप्तकर्णी की मुख्य उपलब्धि यह है कि उसने दक्कन व गुजरात के क्षत्रियों को पराजित किया। जो गौतम पुत्री सप्तकर्णी है, जो 7 वाहनों का एक शासक है, उसने किसको हराया भैया? दक्कन के लोगों को और गुजरात के राजपूतों को हराया, यानी क्षत्रियों को हराया था। उसकी माता इस लेख में उसकी प्रशंसा करते हुए कहती हैं कि उसने 7 वाहन के गौरव को बढ़ाया है। यानी गौतम पुत्री सप्तकर्णी की जो माँ है वो अपनी एक अभिलेख में कहती है कि गौतम पुत्री जो सप्तकर्णी उसने अपने क्या किया भैया? अपने गौरव को बढ़ाया है। इस तथ्य की पुष्टि हम लोगों को समुद्र यानी मुद्रा साक्ष्यों से, यानी देखो जब गौतम पुत्री सप्तकर्णी ने दक्कन और गुजरात के लोगों को गुजरात को हराया था, तब उसने सिक्के चलाए थे। उस सिक्कों से प्रमाण मिलता है कि उसने खास तौर से दक्कन जो दक्षिण के इलाके हैं, खास तौर से अगर वहाँ के लोगों को और गुजरात जो है वहाँ के क्षत्रियों को हराया था। ठीक है? 7 वाहनों में क्षत्रपों के मध्य चलने वाले संघर्ष के कारण मुंबई के पास बंदरगाह में ठहराव में ग्रीक शहरों को सुरक्षा के साथ भड़ौच स्थित बंदरगाह पर भेजा गया। शायद अति आवश्यकता विदेशी व्यापार को लेकर के दोनों के बीच देखो अगर देखोगे तो व्यापार को लेकर के हमको यहाँ पर संघर्ष दिखाई देता कहाँ पर? 7 वाहनों के शासन में। ऐसा प्रतीत होता कि गौतम पुत्री सप्तकर्णी के शासन काल में 7 वाहनों का शासन आंध्र प्रदेश तक फैला था। कह भैया कि गौतम पुत्री जब सप्तकर्णी जब शासन करता था 7 वाहनों के शासन में, तो इनका जो साम्राज्य है वो आंध्र प्रदेश तक फैले हुआ था। कहाँ तक फैले हुआ था जी? आंध्र प्रदेश तक फैला। अब देखो ये मैप बना हुआ है, ये मैप में बता रहा है, ये देखो जो 7 वाहन साम्राज्य है, 7 वाहन साम्राज्य देखो कितना फैला हुआ है, देख रहे हो? ये पूरे एरिया में कह सकते हो 7 वाहन साम्राज्य फैला हुआ है। गौतम पुत्री सप्तकर्णी के बाद उसका पुत्र पुलु मालवी शासक हुआ। उस समय तक 7 वाहनों ने अपनी शक्ति का फैलाव दक्कन तक कर लिया था। हमें 4 7 वाहनों के लेख में पश्चिमी दक्कन के अमरावती से प्राप्त होते। अमरावती से ऐसे कई सारे सबूत मिलते हैं जिससे पता चला कि जो 7 वाहन है उन्हें अपनी अपनी शक्ति का विस्तार वही दक्कन तक कर लिया है। ठीक है? सप्तकर्णी अंतिम महत्वपूर्ण 7 वाहन शासक है। उसके बाद उसके साम्राज्य का विभाजन हो गया, उसके उसके उत्तराधिकारियों के बीच हो गया, जिनकी एक शाखा आंध्र प्रदेश में है।
बाद के सातवाहन शासकों ने द्विभाषा में लिखे गए सिक्के जारी किए, जिसमें उन राजा का नाम प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। मुद्रा लेख किसी दक्षिणी भाषा में। इस भाषा को लेकर के विद्वानों में बड़ा मतभेद है। कुछ का मानना है कि ये तमिल भाषा है और कुछ का मानना है कि भैया ये तेलुगु भाषा है। क्षत्रपों के साथ-साथ प्रारंभिक सातवाहन शासक उड़ीसा के कलिंग, खारवेल शक्ति के साथ देखो, जो कलिंग में जो खारवेल है, खारवेल के साथ इनको एक खारवेल शासक है, जो कलिंग में शासन करता था। इनके साथ इनका संघर्ष है। किसका भई संघर्ष है, कॉम्पिटिशन है सातवाहनों का और उड़ीसा में जो खास तौर से कलिंग भी कह सकते हो कि जहाँ पर खारवेल शासन कर इनके बीच संघर्ष था। खारवेल ने प्रथम शताब्दी में कलिंग में अपनी शक्ति की स्थापना की। उसने सातवाहन शासक सप्तकर्णी की परवाह किए बगैर पश्चिम की ओर अपनी सेना को भेजा। ऐसा कहा जाता है कि सातवाहन शासकों ने क्षत्रपों और खारवेल नरेश की यानी पराजय भोगनी पड़ी थी। देखो, जो खारवेल के शासक हैं, जो खारवेल है उसने कह सकते हो कि सातवाहनों को हरा दिया था। इसको केवल गौतमपुत्री सप्तकर्णी ने पुनर्स्थापित किया है। सातवाहन इतिहास में यह भी समस्या है कि हमें सातवाहन शासकों और उनके छोटे सरदारों के बीच संबंधों की जानकारी बहुत कम मिलती है, जो दक्कन में प्रायद्वीप क्षेत्रों में शासन करते थे। उदाहरण के लिए एक क्षेत्र में सातवाहनों का महाभोजों के बीच वैवाहिक संबंध था। वास्तव में नाना घाट का जो अभिलेख है वहां पर सरदारों और राजकुमारों के बीच प्राप्त होता है। यानी देखोगे, यानी सातवाहनों के बारे में जो जानकारियां वो इतिहास में बहुत कम मिलती हैं। दूसरा जो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि जो आपसे पूछेगा कि जो सातवाहनों के बारे में अगर हम लोग बात करें, सातवाहनों का प्रशासन क्या है? प्रशासन वैसे लिखना जैसे मौर्यों का प्रशासन है, राजा है, मंत्री हैं, सेना है, न्याय है, व्यवस्था है, जासूस हैं जिसको हम बोलते हैं जासूस-आसूस जो होते हैं, गुप्तचर होते हैं, ये सारा विभाग यहाँ और समाज क्या है भई, सातवाहनों में समाज कैसा है? सातवाहनों में समाज भी लगभग वैसा है जैसा हमें समाज देखने को मिलेगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पर सातवाहनों में समाज में एक चीज़ लिखना, महिलाओं की स्थिति बहुत बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर महिलाएँ भी शासक हुई हैं और यहाँ पर पितृवंशीय परिवार नहीं बल्कि मातृवंशीय परिवार है, इस समाज में बड़ा डिफरेंस है जी। यहाँ का समाज थोड़ा बदल गया है, यहाँ पर पितृवंशी पितृसत्तात्मक समाज नहीं बल्कि हम लोगों को मातृसत्तात्मक समाज देखने को मिलता है। कहाँ पर जी? सातवाहनों में। समाज में थोड़ा चेंज आएगा जी। बाकी तो समाज लगभग वैसे था लेकिन ये बदल गया था। महिलाओं की स्थिति काफ़ी मजबूत है सातवाहनों में, ठीक है? अब अगला है दक्षिण भारत में तमिलनाडु एक विशेष क्षेत्र की बात करता है। अब देखिए दक्षिण भारत में तमिलनाडु देखिएगा, वेंकटम पहाड़ियों और कन्याकुमारी के बीच एक भू क्षेत्र है जिसको तमिलनाडु में अच्छा देखो भाई क्या बोलेगा, जो वेंकटम जो पहाड़ियां हैं, जो कन्याकुमारी के बीच की बात करें तो यहाँ पर एक सकरा सा इलाका है। इसी इलाके को तमिलहम या तमिल क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत आधुनिक तमिलनाडु और केरल आते हैं। तमिलहम में कौन कौन से इलाके हैं आते हैं, वो तमिलनाडु और केरल आते हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियाँ जलवायु पाई जाती हैं। यहाँ के वन है, यहाँ बहुत ज़्यादा वन है, पहाड़ियाँ हैं, हरे-भरे मैदान हैं, चारागाह हैं, शुष्क प्रदेश है, नम भूमि है और लंबे समुद्री तट हैं। ये कहाँ पर है? दक्कन में ये सारी चीज़ें हैं। 3 प्रमुख मुखिया तंत्र हैं, यानी यहाँ पर 3 प्रमुख साम्राज्य थे, जैसे चोर, चेल, पांड्य। यानी तमिलनाडु में अगर आप तो 3 साम्राज्यों ने शासन किया। यहाँ पर चोर यानी चेल, चोर, पांड्य ये 3 राजाओं ने यहाँ पर कह सकते हैं शासन किया है। खास तौर से अगर पांड्य का भीतरी भूभाग के साथ-साथ समुद्र तट पर भी नियंत्रण होता था। यानी जो जो पांड्य शासक हैं उन्होंने कहा किया था कि तमिलनाडु के भीतरी भूभाग पर और समुद्र तट पर उसने नियंत्रण किया। जो चेल हैं, चोर का भीतरी भूभाग कामरू या पश्चिमी घाट पर प्रसिद्ध बंदरगाह तक इनका अधिकार था। अगर मैं बात करूँ तो अगर देखिएगा कोरोमंडल तट की बात करूँ तो यहाँ पर चोलों का शासन था। इस प्रकार पांड्य का क्षेत्रीय भूभाग मदुरई और तटीय मुख्यालय कोराकोर है। इस क्षेत्र का राजनीतिक केंद्र था। तो आप देखेंगे तमिलहम क्या? तमिलहम कह सकते हैं जो वेंकटम पहाड़ियाँ जो कन्याकुमारी है, इसी के बीच का जो इलाका है उसी को हम तमिल क्षेत्र या तमिलहम कहते हैं और तमिलहम जो है एक प्रकार से आज का जो हमारा तमिलनाडु है और जो केरल है, उसी के इलाके को भैया हम लोग क्या बोलते हैं तमिलहम कहा जाता है। और तमिलहम में 3 राजवंश है। कौन-कौन से राजवंश है? चेर, चोल, पांड्य। ये 3 कह सकती हैं कि वहाँ पर लोग शासन करते थे। ये 3 राजवंश हैं और इनका तमिलहम के अलग-अलग हिस्से पर क्या था इनका शासन था। ये तमिलहम को लेकर के बुक में तो बहुत कम दे रखा है, लेकिन पेपर में तमिलहम वाला क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है? जिसे
5 पारिस्थितिक प्रदेश और जीवन यापन का देखो, प्राचीन तमिल काव्य में प्रदेशों की प्रकृति भिन्नता का सुंदर समन्वय है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो खास तौर से तमिलनाडु में 5 तीनय का समुच्चय बताया गया है। 5 तीनय कौन-कौन से, जैसे यहाँ पर 5 तीनय क्या है, पहाड़ी वन, शुष्क क्षेत्र, चारागाह क्षेत्र, नम भूमि और समुद्र तट। 5 तीनय क्या है कि यानी 5 चीज़ें हैं, समुच्चय हैं। जैसे यहाँ पर पहाड़ी है, पहाड़ी वन है, शुष्क प्रदेश है, चारागाह क्षेत्र है, नम भूमि है और समुद्र तट है। कुछ प्रदेश ऐसे भी थे जहाँ पर कह सकते हैं कि अ, तनगय का अस्तित्व था, पर आम तौर पर अधिकांश चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। भौगोलिक स्थितियों के कारण प्रत्येक तीनय में मनुष्य के जीवन यापन का तरीका अलग था। सामाजिक समूह अलग-अलग थे। अगर यहाँ पर बात करेंगे, सूखी भूमि के कारण यहाँ के लोग कुछ उपाय उपजा नहीं पाते थे। यहाँ के लोग जानवर को चरा करके अपना जीवन यापन और भरण-पोषण करते थे। देखो, जो सूखा क्षेत्र है, वहाँ पर एक प्रकार से भैया वो लोग सुखागे नहीं थे। जो चारागाह क्षेत्र है, यहाँ पर लोग अपने पशुओं को चराते थे, अपना जीवन यापन करते थे। जो नम भूमि है, नम भूमि के लोग क्या करते थे? खेती करते थे, खेती खूब करते थे। जो समुद्र तट है, समुद्र तट के लोग क्या करते थे? एक प्रकार से कह सकते हैं जो समुद्री इलाका था, यहाँ के लोग मछली-वछली पकड़ के अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है? और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो पहाड़ी वन के क्षेत्र हैं, यहाँ के लोग जो थे मूलतः इनका जीवन यापन जंगलों से जो चीज़ें मिलती थी, उन पर इनका जीवन यापन पूरी तरह से डिपेंड करता था। तीनय आपके आ सकता है, तीनय में क्या भई 5 तीनय हैं। तो तीनय को लेकर के आपसे पूछ सकता है। दूसरा आपको पेपर में जो पूछेगा, तमिलाहम को लेकर पूछेगा। तो जब तमिलाहम आएगा तो तमिलनाडु और केरल का जो पूरा इलाका जहाँ पर 3 राजाओं ने शासन किया, जैसे मैंने चोर, चेल, पांड्य बताया है। और जो तीनय हैं, तीनय एक प्रकार से जैसे 5 तीनय हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्र, शुष्क प्रदेश, चारागाह क्षेत्र, नम भूमि और समुद्र तट। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है पेपर में, आपको इसको करके 100% जाना ही जाना है। और तीनय इम्पोर्टेंट है, तमिलाहम इम्पोर्टेंट है और सातवाहन इम्पोर्टेंट है। ये पेपर में आ सकता है और पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, इनके आने के चांसेस ज़्यादातर रहते हैं। और एक इम्पोर्टेंट ये भी रहा, मुखिया तंत्र की बात करता हूँ। मुखिया तंत्र भी आप मुखिया तंत्र क्या है कि जो तमिल क्षेत्र है, जो तमिलहम है, वहाँ पर छोटे-छोटे कबीले होते थे और वहाँ के कबीलों के अलग-अलग मुखिया होते थे। उसी को यहाँ पर मुखिया तंत्र के रूप में माना जाता है। तो मुखिया तंत्र जैसे किलार, वेली और वैडर हैं, ये मुखिया तंत्र होते थे, यानी बड़े मुखिया, सबसे बड़े मुखिया, ठीक है? छोटे मुखिया, छोटा मुखिया, फिर बड़ा मुखिया और फिर सबसे बड़ा मुखिया। तो मुखिया तंत्र भी कई बार आपसे पेपर में आ सकता है। यही चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके पेपर में पूछी जा सकती है। जो-जो चीज़ें मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, उनको आप लोगों को पढ़ कर के जाना ही जाना है। तो 15वां चैप्टर में जो-जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको उसको बता दिया। जो-जो चीज़ें मैंने बताई हैं, इसको आप रिवीज़न कर लेना और इसको आपको पढ़ कर के भी जाना ज़रूरी है। ठीक, हमारा चैप्टर नंबर 10 क्या है? चैप्टर नंबर 10वां क्या है? जनपद और महाजनपद। इसमें क्या पढ़ के जाना? खास तौर से इसमें 6ठी शताब्दी बीसी की पृष्ठभूमि पढ़ लेना, ये इम्पोर्टेंट है। 6ठी शताब्दी बीसी के नगर, ये 6ठी शताब्दी को लेकर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। तो 6ठी शताब्दी की पृष्ठभूमि चैप्टर नंबर 10वें में पढ़ लेना और 6ठी शताब्दी के नगर, कस्बे, ये सारे पढ़ के ज़रूर जाना। 6ठी शताब्दी की बस्तियाँ, ठीक है? ये पढ़ लेना, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है। और 16 महाजनपद, 16 महाजनपद में खास तौर से आपको जितना नाम पता है, इन 2-4 का कभी-कभार पूछ लेता 16 महाजनपद में। और एक बताऊँ, महाजनपद काल में समाज कैसा? तो भैया वैसा ही समाज है जैसा हमेशा समाज था। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य हैं, शूद्र हैं, सन्यासी, स्त्रियों की दशा कैसे है। और जो 16 महाजनपद, यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ की भी अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शहरी अर्थव्यवस्था, ये सारा थोड़ा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो खास तौर से 6ठी शताब्दी के नगर, 6ठी शताब्दी की विशेषता, 6ठी शताब्दी की पृष्ठभूमि, 6ठी शताब्दी की बस्तियाँ, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। और खास तौर से 10वें चैप्टर से यही चीज़ें आपको पढ़ कर के जानी हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, जो कि आपके पेपर में पूछा जा सकता है। सिकंदर का आक्रमण, तो इसमें आपको सिर्फ यही पढ़ के जाना है, अलेक्जेंडर के आक्रमण का क्या प्रभाव, यानी जो सिकंदर ने जो आक्रमण किया उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? जैसे उसका राजनीतिक प्रभाव क्या प्रभाव पड़ा, आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, धार्मिक प्रभाव क्या पड़ा और सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ा। तो ये चैप्टर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। सिकंदर ने जो आक्रमण किया उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी इम्पोर्टेंट है और इसको भी आपको पढ़ करके जाना ज़रूरी है, क्योंकि इससे भी रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं और आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसको भी आपको रिकॉल करके और पढ़ के जाना क्या है ज़रूरी, जो-जो मैं बता रहा हूँ। रहेगा ताम्र युग और लौह युग। इसमें खास तौर से जैसे गेरुए रंग के मृतभांड, इसको पढ़ लेना, गेरुए रंग के मृतभांड संस्कृति, ठीक है?
ताम्र भंडारों ये नहीं, काले और एक मिनट रुकिएगा, देखो जो बता रहा हूँ तो सुनिएगा। जैसे मैंने बताया कि गेरुए रंग की मृदभांड संस्कृति इसको पढ़ लेना, काले रंग के मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन, मृदभांड मिट्टी के बर्तन होते हैं, इनको पढ़ लेना और चित्रित धूसित मृदभांड संस्कृति क्या है? चित्रित दूषित जो मितभांड संस्कृति इसको भी आपको पढ़ के जाना ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है और साथ में आपको जो दक्षिण भारत में लौह युग है, ये इम्पोर्टेंट है। ये लौह युग इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर करके जाना, ये पेपर में आपके आ सकता है और इससे पहले भी पेपर में आ चुका है लौह युग को लेकर के। लौह युग क्या है? दक्षिण भारत में लौह युग। लौह युग उसको बोलते हैं जब लोहे की शुरुआत हुई, लोहे की चीज़ें आ गई, लोगों से लोहा लोहा जब आ जाता है, ठीक है? और लोहे की शुरुआत कब हुई भाई 6ठी शताब्दी में और लोहे ने एक प्रकार से खेती को पूरी तरह से बदल के रख दिया। तो ये मृदभांड संस्कृति इम्पोर्टेंट है जैसे काले रंग के मृदभांड गेरुए रंग के मृदभांड, चित्रित धूसित मृदभांड मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन, ये इम्पोर्टेंट है और आपको जो पढ़ के जाना है दक्षिण भारत में जो लौह युग है। इतना जितना मैंने बताया इतना ही पढ़ के जाइएगा, इससे पहले भी मैंने वीडियो बना रखा उसको भी देख लीजिएगा। जितना-जितना मैंने इम्पोर्टेंट बताया इतना अगर आप पढ़ के चले जाएँगे तो मैं 100% कह सकता हूँ कि पेपर आपका पास ही हो जाएगा और क्वेश्चन भी आप लोगों को इसी में से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जितना मैंने बता दिया इतना रिवाइज़ करके जाइए, इसी में से आपका पेपर 100% पास हो जाएगा और आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।